जय हिंद साथियों। आप सभी का जीएस मैट्रिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस 2018 के प्री में आए हुए पॉलिटी के प्रश्नों पे चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहला प्रश्न आया हुआ था कि सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई? ग्रेट ब्रिटेन में, बेल्जियम में, फ्रांस में या स्विट्जरलैंड में? तो जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसमें क्या होता है कि जो कार्यपालिका रहती है वो विधायिका से ही उत्पन्न होती है और वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी भी होती है। इसका जो सबसे विशिष्ट उदाहरण देखने को मिलता है, वो ब्रिटिश की जो संसदीय प्रणाली है, वहाँ पे देखने के लिए मिलता है। वहाँ के जो राजा या रानी जो हैं, यानी ब्रिटिश क्राउन जो होता है, वो नाम मात्र का कार्यकारी होता है। उसको प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करना पड़ता है। तो जो वास्तविक कार्यपालिका की जो शक्ति है, वो प्रधानमंत्री में निहित होती है। इन्हीं को एक लैटिन फ्रेज है जिसमें बोला जाता है कि जो कार्यकारी नाम मात्र के होते हैं उनको डी जूरे बोला जाता है, जिसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ये क्या चीज़ है। और जो वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति है जो प्रधानमंत्री में निहित होती है, उसको डी फैक्टो बोला जाता है। डी फैक्टो का मतलब है इन प्रैक्टिस। ठीक। अच्छा, ये जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर जो शब्द है, इसका उद्भव कैसे हुआ? तो एक ब्रिटेन के एक ही राजा हुए जिनका नाम किंग जॉर्ज था। तो किंग जॉर्ज जो थे ये जर्मन के थे। इन्होंने ब्रिटेन की राजकुमारी से विवाह किया। तो इन्हें सिर्फ जर्मन आती थी, ब्रिटिश इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती थी। मंत्रिपरिषद का एक समूह था। तो मंत्रिपरिषद के एक समूह में एक व्यक्ति थे, रॉबर्ट वालपोल। ये एक मंत्री थे। ये क्या थे कि ये जर्मन भी जानते थे और ये ब्रिटिश इंग्लिश भी जानते थे। तो ये मंत्री परिषद और राजा के बीच में एक तरह से ये मध्यस्थ का काम करने लगे। यानी जो भी सलाह देनी रहती थी ये जाके बताते थे राजा को। तो ये मंत्रियों में फिर प्रधान हो गए, तो इनको प्रधानमंत्री कहा जाने लगा। यहीं से प्राइम मिनिस्टर शब्द का जो है उद्भव हुआ। अच्छा, एक चीज़ और जान लेते हैं। जो कार्यपालिका रहती है, कार्यपालिका 2 तरह की होती है। एक होती है अस्थायी कार्यपालिका और एक होती है स्थायी कार्यपालिका। जो भी प्रशासन में जो ब्यूरोक्रेसी होती है, जो नौकरशाह होते हैं और जो भी उनके अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं, जैसे कोई आईएएस हो गया, कोई आईपीएस हो गया, जो प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर होते हैं, तो इनके अधीनस्थ जितने प्रशासन में जो भी कर्मचारी हैं, क्लर्क से लेके जितने भी नीचे के कर्मचारी, उनको स्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। और अस्थायी कार्यपालिका ये एक राजनैतिक वो है कि जैसे जो भी मंत्री हैं, वो विधायिका से चुन के ही आते हैं और आके कार्यपालिका का वो कार्य ग्रहण करते हैं। हर 5 साल पे मंत्री बदल सकते हैं। तो ये जो इनको है, इनको अस्थायी कार्यपालिका बोला जाता है। अगला प्रश्न जो आया हुआ है, वो है कि भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। हमारा जो संविधान बन के तैयार हुआ था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था, लेकिन इसको लागू किया गया है 26 जनवरी 1950 को। तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इससे संबंधित कुछ और प्रश्न हैं जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा में जो उद्देश्य प्रस्ताव जो कि हमारे संविधान की प्रस्तावना बना बाद में, उसको जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। और ये जो उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, ये संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को जो है वो पारित हुआ था। हम एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो हमारे संविधान सभा में कुल कुल 15 महिलाएं थी। संविधान सभा का जो अस्थायी अध्यक्ष, यानी जब 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, तो एक मेंबर थे हमारे संविधान सभा के, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उनको क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उसके बाद क्या होता है कि 11 दिसंबर को एक दूसरी बैठक होती है जिसमें जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको क्या है कि अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, राजेंद्र प्रसाद जी को। फिर एक ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि हमारे संविधान सभा के स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी उपाध्यक्ष जो थे वो थे एच सी मुखर्जी। एच सी मुखर्जी। संविधान सभा के सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के जो सलाहकार थे वो बी एन राव थे। और प्रारूप समिति जो थी, प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो सबसे पहले हम संविधान की प्रस्तावना जो है उसको, उसकी भाषा देख लेते हैं। क्या है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1950 को
एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो हमारे संविधान में 3 तरह के न्याय की चर्चा है, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय। 5 तरह की स्वतंत्रता की चर्चा है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। 2 तरह की समता का उल्लेख है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और 1 तरह की बंधुता का उल्लेख है, यानी 3, 5, 2 और 1। ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था? तो भाषा के आधार पर जो बना था वो पहला राज्य आंध्र प्रदेश था, जिसका गठन 1953 में किया गया था। अब इसके पीछे का क्या इतिहास रहा है कि भाषा के आधार पर कैसे राज्य बने? क्या हुआ कि जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में एक भाषाई प्रांत आयोग बनाया गया, जिसका गठन जो था वो जून 1948 में किया गया। जून 1948 में किया गया और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो एस के धर बनाए गए। इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में रिपोर्ट सौंपे और अनुशंसा जो थी भाषाई प्रांत आयोग की, वो ये थी कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हो, न कि भाषाई आधार पर। इस आयोग को धर आयोग भी कहा जाता है। अगला इसके बाद एक समिति बनती है, जेपीवी समिति, यानी जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, ये 3 लोग उस समिति के सदस्य होते हैं। और ये समिति बनती है दिसंबर 1948 में। दिसंबर 1948 में समिति बनती है और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है वो अप्रैल 1949 में सौंपी। अप्रैल 1949 में जो इन्होंने रिपोर्ट सौंपी तो इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन था उसकी मांग को अस्वीकृत कर दिया। उसके बाद जो है मद्रास में एक आंदोलन चलता है, तेलुगु आंदोलन, जो वहाँ के तेलुगु क्षेत्र रहते हैं उसमें उसमें एक आंदोलन करता रहते हैं पोटी श्रीरामुलु, जो भूख हड़ताल करते हैं और 56 दिनों की भूख हड़ताल के बाद उनकी मौत हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश का जो गठन है, जो मद्रास से अलग होकर तेलुगु भाषी जो क्षेत्र था उसको अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन 1953 में कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग जो है इसमें 3 सदस्य होते हैं, फजल अली, के एम पर्णिकर और एच एन कुंजरू, हृदयनाथ कुंजरू। इनका जो गठन किया जाता है वो 1953 में किया जाता है। और उसके बाद ये अपनी जो रिपोर्ट सौंपते हैं वो सौंपते हैं, ये आयोग जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है 1955 में सौंपता है। और इस रिपोर्ट की कुछ अनुशंसाएं रहती हैं कि भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को ये आयोग जो रहता है वो स्वीकार करता है। इसके बाद धीरे धीरे भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन शुरू होता है। तो सबसे पहला जो है वो आंध्र प्रदेश, उसके बाद गुजरात का गठन किया जाता है 1960 में। ठीक, नागालैंड का जो गठन किया जाता है वो किया जाता है 1963 में। हरियाणा का जो गठन होता है वो होता है 1966 में। हिमाचल प्रदेश का जो गठन किया जाता है वो होता है 1971 में। उसके बाद मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का जो गठन किया जाता है वो होता है 1972 में। सिक्किम का जो गठन है, सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया जाता है 1975 में। उसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इसको मिल इन तीनों का जो किया जाता है वो 1987 में इसका गठन किया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का गठन किया जाता है सन 2000 में। और 2014 में आंध्र प्रदेश से ही एक भाग अलग करके तेलंगाना का गठन किया जाता है। अधिकतर परीक्षा में इन राज्यों का जो क्रम है कि कब किसका गठन किया गया, इसका एक कालानुक्रम में व्यवस्थित करने के लिए अक्सर पीसीएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अशोक चंद्रा द्वारा भारत में आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया? तो अशोक चंद्रा जी के द्वारा जो हमारा योजना आयोग है उसको आर्थिक मंत्री परिषद कहा गया। ठीक, योजना आयोग की चर्चा जो वो संविधान में नहीं है, ये संविधानेतर इकाई है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर निकाय है? संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग? तो संघ लोक सेवा आयोग का जो संविधान में उल्लेख है वो उल्लेख है 315 में। निर्वाचन आयोग का जो उल्लेख है वो है 324 में अनुच्छेद। और वित्त आयोग का जो उल्लेख है वो है अनुच्छेद 280 में। लेकिन जो नीति आयोग है, जो पहले योजना आयोग हुआ करता था, इसका जो उल्लेख है वो संविधान में नहीं है। तो यही जो संस्था है वो संविधानेतर संस्था है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है वो भाग 2 में दिया गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक का प्रावधान है। भाग 1 जो है वो संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया हुआ है। भाग 7 जो है, भाग 7 में अनुच्छेद 238 था। और ये जब संविधान बना तो उसमें राज्यों की कई कैटेगरी थी, ए, बी, सी और डी।
ठीक, तो बाद में इन सारे राज्यों का पुनर्गठन किया गया और सिर्फ 2 कैटेगरी रखी गई, एक राज्य और दूसरे केंद्र शासित प्रदेश। तो ये जो भाग 7 है इसको 7वें संविधान संशोधन के माध्यम से निरस्त कर दिया गया था और इस समय संविधान में भाग 7 और अनुच्छेद 238 नहीं है। भाग 9 जो है ये पंचायतों से संबंधित है, जो कि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, जिसमें आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक का प्रावधान है भाग 9 में। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? समाजवादी, गांधीवादी या उत्तर बौद्धिकतावादी या उपयुक्त सभी? तो हमारे जो संविधान के राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, जिसकी चर्चा भाग 4 में दी गई है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेके 51 तक का प्रावधान है। ये जो डीपीएसपी का प्रिंसिपल है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें कुछ समाजवादी तत्व भी हैं, कुछ गांधीवादी तत्व भी हैं और कुछ उदारवादी तत्व भी हैं। समाजवादी तत्व में देख लेते हैं, जैसे आर्टिकल जो 39 है, 39 में क्या है कि दिया गया है कि राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय कुछ नीति तत्व दिए गए हैं। फिर जो 39 ए है, 39 ए में क्या है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। अनुच्छेद 41 जो है, वो जैसे कुछ दशाओं में रोजगार, शिक्षा व लोक सहायता का अधिकार दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद जो 42 है, वहाँ क्या है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा दी गई है, ठीक है। इसी तरह अनुच्छेद जो 43 है, उसमें कर्मकारों की उचित मजदूरी का कुछ प्रावधान है। इसी तरह 43 बी में सहकारी सोसाइटी की स्थापना का प्रावधान है। तो ये कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें आपको समाजवादी तत्व देखने को मिलेगा। उसी तरह जो गांधीवादी तत्व है, गांधीवादी तत्व आपको देखने के लिए कुछ मिल सकता है कुछ अनुच्छेद में, जैसे अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन के बारे में है। अनुच्छेद 43 में क्या है कि कुटीर उद्योगों का संवर्धन है। अनुच्छेद 46 में जो है वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के लिए शैक्षिक व आर्थिक हितों का संवर्धन दिया गया है। इसी तरह अनुच्छेद 47 में क्या है कि मादक द्रव्यों और औषधियों का निषेध है। अनुच्छेद 48 में जो है वो जैसे गाय, बछड़ों और तथा अन्य दुधारू और वाहक मवेशियों के वध का निषेध किया गया है। तो ये डीपीएसपी में कुछ गांधीवादी तत्व भी देखने को मिलते हैं और कुछ उदारवादी तत्व भी देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कि 48 ए में पर्यावरण का संवर्धन दिया गया है। ठीक उसी तरह 49 में जो है वो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं उनका संरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद जो 50 है, उसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण दिया गया है। अनुच्छेद 51 में जो है वो है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसी तरह अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया। तो हमारे संविधान में ये तीनों तत्व देखने के लिए मिलते हैं डीपीएसपी में, यानी इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं कि लोकसभा में केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है? तो हमारे जो लोकसभा की इस समय वर्तमान में जो कुल सीट है वो 550 है, जिसमें 530 सीटें जो हैं वो राज्यों के लिए हैं और जो 20 सीटों का प्रावधान है वो केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है। यानी यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर किसी भी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके संबंध में राज्यसभा का अनन्य अधिकार है? राष्ट्रपति को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करना, या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु कार्यवाही करना, या एक नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन हेतु संस्तुति करना, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति पे जो महाअभियोग लाया जाता है वो या तो राज्यसभा में आ सकता है या लोकसभा में आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। तो इसमें राज्यसभा की कोई अनन्य अधिकारिता नहीं है। दूसरा जो है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अपदस्थ करने हेतु जो कार्यवाही है, तो ये भी लोकसभा में भी आ सकती है 100 सांसदों के हस्ताक्षर से, और राज्यसभा में आ सकती है 50 सांसदों के हस्ताक्षर से। तो ये भी जो है इसमें भी राज्यसभा की जो अनन्य अधिकारिता नहीं है। लेकिन अगर एक नई अखिल भारतीय सेवा का सृजन करना है तो अनुच्छेद 312 जो है संविधान का, उसमें ये प्रावधान दिया गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्यों द्वारा ये संकल्प पारित हो जाता है कि राष्ट्र के हित में ऐसा करना आवश्यक है कि एक एक कई राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग या फिर एक अखिल भारतीय सेवा का जो गठन है वो करना अनिवार्य हो गया है, तो संसद फिर ऐसा विधि द्वारा कर सकती है। तो यानी इसी में जो है वो राज्यसभा की अनन्य अधिकारिता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए का उम्मीदवार कौन था? ये एक तरह से ये करंट अफेयर्स का प्रश्न है, क्योंकि ये 2018
का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और ये 2017 के राष्ट्रपति चुनाव के बारे में है। तो ये जो सुश्री मीरा कुमार जी थी, इनको यूपीए की तरफ से राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किया गया था। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता? लोकसभा को, राज्यसभा को, विधानसभा को या विधान परिषद को? तो लोकसभा और विधानसभा जो रहती है, इसको भंग किया जा सकता है, लेकिन जो राज्यसभा है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ना ही समाप्त किया जा सकता है। और लेकिन जो विधान परिषद है, 6 राज्यों में जो विधान परिषद का प्रावधान है, जो कि बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है, आंध्र प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में है। इसका क्या है कि इसको समाप्त किया जा सकता है, और समाप्त करने का भी कुछ प्रावधान है कि उस राज्य की विधानसभा अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा और उपस्थित और मत देने वालों के कम से कम 2/3 द्वारा ऐसा अगर संकल्प पारित कर देती है, तो फिर संसद के द्वारा विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो ये संशोधन जो है आधिकारिक भाषा में वो कर सकती है अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। ठीक, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्ति एवं कार्य, संसद की सदस्यता या केंद्र राज्य संबंध? तो जो सरकारिया आयोग था, जो कि 3 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था वर्ष 1983 में, ये इन्होंने इनका जो मेन वो था कि ये केंद्र राज्य संबंध से संबंधित था ये सरकारिया आयोग, और इन्होंने फिर उसी पे अपनी कुछ सिफारिशें दी थी। अगला है कि समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय है, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? भारतीय दंड संहिता की धारा 377 से या अनुच्छेद 377 से या अनुच्छेद 277 से या उपयुक्त में से कोई नहीं। जो समलैंगिकता संबंधी प्रावधान है, वो दिया गया था भारतीय दंड संहिता की धारा 377 में, और इसको वर्ष 2018 में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो है वो अपराध मुक्त किया गया है। ये जो मामला था वो था नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ का। अगले प्रश्न पर चलते हैं कि भारतीय न्याय व्यवस्था में जब जनहित याचिका को शामिल किया गया, तो उस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एम हिदायतुल्ला या एम अहमदी या पीएन भगवती या एएस आनंद? तो जब ये प्रश्न में थोड़ी सी गड़बड़ी है, ये है कि उस समय पूछ रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो जब भी ये जनहित याचिका का प्रावधान ऐसा सर्वोच्च न्यायालय में हुआ था, तो उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, वो थे वाई वी चंद्रचूड़। लेकिन यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन भारत में जो जनहित याचिका का लाया गया, उसको जनक जो हैं वो पीएन भगवती कहे जाते हैं। तो इस प्रश्न की भाषा में थोड़ी सी जो है गलत दिया गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है कि भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया? तो इस प्रश्न को जो है आयोग ने हटा दिया था। बात ये थी कि जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कोई नहीं सही है। क्या है कि 1985 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की स्थापना की जाती है, और 1985 से ही जो महिला एवं बाल विकास विभाग जो रहता है वो इसी के अंतर्गत चलता है। लेकिन 30 जनवरी 2006 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का गठन किया जाता है, इससे हटा करके। तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो गठन है वो किया गया 2006 में, और ये यानी एक स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित किया गया, और ऑप्शन में ये कहीं भी नहीं है। तो इसी कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।